Good morning, students. This is the second chapter of chemistry, which is structure of atom. ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो सेकंड चैप्टर है आपके केमिस्ट्री पोर्शन का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एटम, एटम क्या होता है, फिर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एटम क्या होता है। हालांकि एटम जो है वो प्रीवियस क्लासेस में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम उसको देखेंगे। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, तो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है वो एटम ही होता है। और एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम जो है वो किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और उस एटम में भी यानी जो एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा, सर मैटर क्या होता है? मैटर सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं, एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस इन आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड मैटर। जो कुछ भी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे चारों तरफ हो और उसमें मास हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे ही हम मैटर कहते हैं। सपोज दैट हाउस, मैन, एनिमल्स, ट्रीज, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर होती हैं। और सभी मैटर जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल एटम से ही मिलकर के बने हैं। और एटम किससे मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। और इन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ या फिर इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो कभी भी अगर नाम लिया जाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जा रही है। या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो इसका मतलब आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जा रही है। ओके, तो अब हम एक छोटा सा समरी देख लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों को हम एक साथ यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हैं क्या, और इनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो हमें पहले ही पता होंगे, तो हमें आगे काफ़ी इजी होगा समझने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे तीनों हमने कैटेगरी बना दिया है। पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, डिस्कवरी, नेचर ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, मास। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर सर जे थॉमसन इन 1897। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 69 हो गया है, बट वहाँ पे 1897 है। 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टीन ने 1886। लेकिन प्रोटॉन के बारे में यहाँ थोड़ा हमें समझना होगा। एक्चुअल में गोल्डस्टीन प्रोटॉन को नहीं डिस्कवर किए थे, उन्होंने पॉजिटिव या फिर कैनाल रेज को डिस्कवर किया था। ठीक है, जिसे पॉजिटिव रेज या कैनाल रेड या फिर एनोड रेज भी बोला जाता है, उसको डिस्कवर किया था मिस्टर गोल्डस्टीन ने 1886 में। बाद में इसी एनोड रेज को ही मिस्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाम दिया था क्या? प्रोटॉन। तो एक्चुअल में डिस्कवर तो गोल्डस्टीन ने किया था, बस उसका नामकरण जो है, उस एनोड रेज का जो नामकरण किया गया वो किया गया किसके द्वारा? तो वो किया गया मिस्टर रदरफोर्ड के। ठीक है, तो वो हुआ था 1919 में, 1919 में हुआ था, बट इसको डिस्कवर एनोड रेज को किया था गोल्डस्टीन 1886 में ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया मिस्टर जेम्स चैडविक ने 1932 में। तीनों के नेचर के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, नेचर ऑफ चार्ज में बात करें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों पर सेम होता है, बस थोड़ा साइन का डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज इतना होता है और प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है।
मास की अगर बात करें तो मास जो इलेक्ट्रॉन का वो सबसे कम होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तो इसमें लाइटेस्ट पार्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन है, और हैवीएस्ट पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो मास है 0.002 वो अधिक है न्यूट्रॉन का। तो हैवीएस्ट पार्टिकल इसी से न्यूट्रॉन है और लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच के अगर हम डिफरेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर 10,000 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से दोनों ही पार्टिकल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी होते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये कितना लाइटेस्ट और ये उसके कंपेरिजन में कितना हैवीएस्ट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम जानेंगे। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो कैसे हुआ था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ था, जिसको किसने परफॉर्म किया था? मिस्टर जे थॉमसन ने किया था। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड इन 1911, ठीक है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अभी हम सबके बारे में थोड़ा समरी देख रहे हैं, आगे चल के हम सबको 1 बाई 1 डिटेलिंग करेंगे, ठीक। अब हम समझ लेते हैं कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था क्या, कैसे किया गया था, उसमें क्या किया था मिस्टर थॉमसन ने। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मेड ऑफ ग्लास इज टेकन विद 2 इलेक्ट्रोड्स। तो सबसे पहले क्या किया कि थॉमसन ने एक ग्लास ट्यूब लिया और उस ग्लास ट्यूब को बिल्कुल वैक्यूम बनाया। वैक्यूम इन द सेंस यानी कि उसको एयरलेस, यानी उसमें कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी एटम उसमें प्रेजेंट नहीं था। बिल्कुल वैक्यूम, जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी उसमें वैक्यूम पहले बनाया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जिसको हम लोग कैथोड और एनोड कहते हैं। तो कैथोड जो होता है वो आपका निगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। At very low pressure and high voltage, current start flowing through a stream of particles moving in the tube form from cathode to anode, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया बहुत ही लो प्रेशर पर, और उसमें हाई वोल्टेज जब उसमें करंट फ्लो कराया तो उसमें देखा उन्होंने कि पहले तो उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं थे तो कोई इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें मरकरी गैस को फिल किया। मरकरी गैस जब फिल किया देन आफ्टर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रोसीड कराया तो उन्होंने देखा कि सम रेज प्रोड्यूसेस एंड गो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उन्होंने देखा कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो जो है कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज। तो उन्होंने उन्हीं रेज को नाम दिया क्या? कैथोड रेज। व्हेन perforated anode was taken, the cathode ray struck and other end of the glass tube at the fluorescent coating and a bright spot on the coating was developed, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे पार्टिकल्स, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा अभी तो पार्टिकल्स को ऑब्ज़र्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि जो एनोड था उस पर एक परफोरेटेड स्क्रीन लगा दिया, जिससे कि ऐसा किसी भी मेटल का है जिससे कि पार्टिकल्स जब उस पर स्ट्रक करें, जब उस पर टकराएं तो वहाँ पर कुछ फ्लोरोसेंस यानी कि कुछ लाइट प्रोड्यूस हो, जिससे कि चमक उत्पन्न हो, जिससे कि जो हमारा ग्लास ट्यूब होगा वो ग्लो करेगा और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। गॉट इट। अब थोड़ी सी और चीज़ें जानते हैं इन्हीं कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज क्यों निगेटिवली थे? क्योंकि कैथोड रेज जो है वो ओरिजिनेट हो रहे थे कैथोड यानी कि निगेटिव टर्मिनल से, और आप जानते हैं कि निगेटिव के पास निगेटिव जाएगा तो रिपल्सन होगा, यानी कैथोड रेज में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ से वो रिपल कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे पता कि चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे चार्ज हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैथोड रेज themselves are not visible but their behavior can be observed with help of फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। अभी हमने बताया कि
पार्टिकल्स को, इन रेज को ऑब्जर्व करना नेकेड आई से पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक स्क्रीन लगाया जो कि फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल का, यानी कुछ ऐसे मेटल्स के स्क्रीन होते हैं जिसपे कि जब ये स्ट्राइक करते हैं पार्टिकल्स तो ये वहाँ पे ग्लो करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखा गया कि अगर वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो कैथोड रे ट्रेवल कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू द सो दैट बाई सोन बाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जा रहा है तो फिर वह जो है वो उनकी जो पाथ है, जो स्ट्रेट पाथ था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो कि बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जैसे। ठीक है, उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज हैं वो इस बात पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है, यानी जो कैथोड और एनोड बनाया गया है वो किस मटेरियल का है, इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और इस बात पर भी नहीं डिपेंड करता है कि जो हमने उसमें गैस फिल कराया था डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि वो कोई नॉन मेटल गैस है या फिर कोई मेटल को गैस में कन्वर्ट किया गया है। तो इस दोनों पर ही भी ये डिपेंड नहीं करता है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का जो रेशियो है वो डिटरमाइन किया मिस्टर थॉमसन ने ही। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ठीक है, यानी कि 1 केजी इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम का चार्ज होता है? 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलाम। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये आती है कि ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था उसको थॉमसन ने नहीं बल्कि R.A. मिलिकॉन ने डिस्कवर किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय R.A. मिलिकॉन बाय यूजिंग एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। गॉट इट मिस्टर? The value of the charge on an electron is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो मास, चार्ज और मास का रेशियो फाइंड किया मिस्टर थॉमसन ने, लेकिन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया था R.A. मिलिकॉन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज डिटरमाइन किया गया था इलेक्ट्रॉन पे वो मिलिकॉन ने किया था बाय द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। The mass of an electron was determined by combining the results of Thomson's experiment and Milcon's oil drop experiment. The mass of an electron was determined to be 9.1091 into 10⁻31 kg। ठीक है, तो चार्ज तो डिस्कवर किया, चार्ज को बताया मिस्टर मिलिकॉन ने, लेकिन मास जो है वो उन दोनों लोगों ने मिल करके ही बताया था। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1094 इंटू 10⁻31 kg, जो कि हम प्रीवियसली बता चुके हैं। अब हम लोग बात अभी तक जो था वो हम कैथोड रेज के बारे में जान रहे थे। अब थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमें जानना होगा। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेटेड। ठीक है, देखिए प्रीवियस में इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है या इलेक्ट्रॉन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे या कैथोड रेज थे वो इस बात पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करते थे कि किस
सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का गैस है, कैसा इलेक्ट्रोड है, उस पर डिपेंड नहीं करते थे। बट पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इस पर जरूर डिपेंड करते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस पे भी, यानी जो उसमें फिल किया गया था गैस, तो वो नॉन मेटल गैस है या फिर किसी मेटल का गैस है, तो इस बात पे वो डिपेंड करता है। कौन? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जबकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड नहीं करते हैं। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल of electrical charged behavior of positively charged particle in electrical or magnetic field is opposite to that observed that cathode rays। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे कि सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन पे उनका जो चार्ज है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी उनकी है, समझ लीजिए। वो हमेशा सभी कंडीशंस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करेंगे। उनको किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दीजिए, डजंट मैटर। वो उस यानी जो कैथोड रेज जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो चेंज कर रहे थे अपना पाथ ओरिएंटेशन जब उनको इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा था। लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये इस डेविएशन को शो नहीं करते हैं, यानी ये कैथोड रेज के जस्ट अपोजिट ही होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आपने जाना, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स देख लेते हैं। तो इसको डिस्कवर किया मिस्टर जेम्स चैडविक ने बाई बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाई अल्फा पार्टिकल्स। और इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था बेरिलियम शीट पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराकर। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में पाया कि ये जो हैं ये बिल्कुल न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि इसमें कोई डेविएशन शो नहीं होता था। लेकिन उन्होंने जब मास डिटरमाइन किया तो पता चला कि जो मास है वो थोड़ा सा जो है वो हैवी है किससे, प्रोटॉन से, लेकिन ऑलमोस्ट उसको हम लोग सेम ही मान सकते हैं। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल Z एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर मोजले इन 1913। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो भी प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इसको डिस्कवर किया था मिस्टर मोजले ने 1913 में। यहाँ पे एक टर्म हमें और ध्यान देना है कि इफ द एटम इज न्यूट्रल देन number of protons is equals to number of electrons. Hence we can say that atomic number is equals to number of protons is equals to number of electrons when atom is neutral। ठीक, तो अगर एटम न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब कि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। गॉट इट। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं इसका मतलब। तो जब एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, कब? जब एटम हमारा न्यूट्रल है। लेकिन अगर एटम पे हमारे कोई चार्ज है तो उस केस में एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो हमेशा इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के ही, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफर होंगे जब उन पर कोई चार्ज आ जाएगा। तो एटम न्यूट्रल होगा तो तीनों आपस में बराबर होंगे, अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स उनके इक्वल नहीं होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी मास नंबर। मास नंबर की बात करें, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बोथ आर कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड न्यूक्लियंस। सिंपली हम कहें कि जो न्यूक्लियंस की संख्या होती है, न्यूक्लियंस यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक साथ हम लोग कॉमनली कहते हैं न्यूक्लियंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि दीज आर द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये वो पार्टिकल होते हैं जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। कभी बार ये भी
आपके कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है व्हाट आर न्यूक्लियंस, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉमनली हम लोग कहते हैं न्यूक्लियंस, और इन्हीं दोनों के सम को मास नंबर कहा जाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, यानी मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। गॉट इट। अब हम कुछ मॉडल्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब थॉमसन ने, यानी जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया 1897 में, उसके बाद उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल भी दिया कि एटम के बारे में बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश किया, जिसको हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं, या फिर इसे प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, प्लम पडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जिस भी नाम से आपसे पूछा जाएगा आप समझ जाइएगा। देखते हैं इसमें उन्होंने क्या बताया कि दिस मॉडल प्रपोज दैट एटम इज़ कंसीडर्ड एज अ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो उन्होंने क्या बताया कि एटम जो है वो एक यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी कि एक ऐसा स्फीयर है जिसमें ढेर सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड समान रूप से भरे हुए हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनमें इधर उधर फैले हुए हैं, एम्बेडेड। जैसे कि आप सपोज दैट वाटरमेलन देखे होंगे, तो वाटरमेलन को अगर आप अंदर से काटिए तो उसमें दो तरह की चीज़ें आपको देखने में, एक रेडिश पार्ट जो खाने वाला पार्ट होता है, जिस फ्रूट वाला पार्ट है, और उसमें कुछ सीड्स आपको ब्लैक सीड्स दिखाई देते। तो उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम है जस्ट लाइक वाटरमेलन है। वाटरमेलन में जो खाने वाला पोर्शन होता है, जो फ्रूट पार्ट होता है, वो आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसी में जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो उसमें इम्बेडेड हैं, यानी धंसे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह प्लम पडिंग मॉडल क्यों कहा गया, कि जो प्लम पडिंग होता है जस्ट लाइक आपका केक जैसा होता है, उसमें जो चेरीज़ वगैरह को इससे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके ऊपर, वही प्लम पडिंग। तो जो चेरी है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, और जो पूरा आपका जो केक है प्लम है वो आपका प्रोटॉन होता है। An important feature of Thomson model of an atom was that mass of atom is considered to be evenly spread over the atom. हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बताई कि जो मास ऑफ द एटम होता है वो पूरे स्फेयर पर स्प्रेड होता है, मतलब पूरा जो स्फेयर है उसमें पूरा मास जो होता है वो कंसीडर होता है, यानी कि कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली कि इन्होंने यही बताया कि इसमें जो है जो टोटल मास है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन पर ही, क्योंकि प्रोटॉन चारों तरफ पूरा पोर्शन जो है प्रोटॉन ही है, उसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स केवल बस इम्बेडेड है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो तो प्रोटॉन ही है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड एज प्लम पडिंग, रेजिन पडिंग, और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज discarded because it could not explain certain experiment results like the scattering of alpha particles by thin metal foil। बाद में जो थॉमसन मॉडल था वो फेल कर गया, उसको लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और आपको यहाँ पे जान करके हैरानी होगी कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे वो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, ठीक है। और गुरुजी ने जो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बताया था, बाद में उन्हीं के चेले ने उनके कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो थॉमसन का मॉडल आपको समझ में आया होगा, और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटली बताया और क्या फेल कर गए उसको अब हम जानेंगे। तो उसको फेल हुआ जनरली अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कारण। तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या, उसको हम लोग देखेंगे, जिसको मिस्टर रदरफोर्ड ने प्रोसीड किया था। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में किया क्या था। तो इन्होंने क्या किया था कि एक रेडियम जिसको
मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। उन्होंने रेडियम से ही क्या किया कि एक जिंक की, ठीक है, जिंक का चारों तरफ से घेरा बना दिया और साथ ही साथ बीच में उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल रख दिया। ठीक है, गोल्ड फॉयल, एक 1 सेंटीमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉयल, पतली सी थिन शीट गोल्ड की रख दी और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करा दी। और जो पूरा जो घेरा था वो जिंक का बना हुआ था, जिससे कि जो भी पार्टिकल्स उस पर टकराते थे थिन शीट पे गोल्ड के, वो वहाँ से टकरा करके कुछ सीधे निकल गए, कुछ टेढ़े हो गए, तो वो सब जा कर के फिर आगे जा कर के जो थिन शीट आप जिंक लगाया गया था चारों तरफ से, उससे भी टकराते थे, जिससे कि इन्हों पता चलता था कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब प्रोसीड कराया, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गोल्ड फॉयल की थिन शीट पर, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उनके कुछ कंक्लूजन्स भी आए। तो ऑब्जर्वेशंस उनके क्या थे उसको हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो सीधे निकल गए। A small fraction of alpha particle got deflected through small angles. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए, यानी किसी एंगल पर वो डेविएट हो गए। वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल डिड नॉट पास थ्रू फॉयल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन नियरली 180 डिग्री। और 20,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा भी था जो कि बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन पे वो डेविएट नहीं हुआ, वो बिल्कुल टकरा करके वापस आ गया, यानी बाउंसिंग बैक, बिल्कुल जिस जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया, बिल्कुल 180 डिग्री पर ही। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स किए। गॉट इट? तो एक बात यहाँ पर आपको और समझ लेना होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में, अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होता है वो हीलियम के इक्वल होता है। हीलियम का मास होता है 4 यूनिट और अल्फ़ा पार्टिकल का मास होता है 4 यूनिट। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और मास कंटेन करता है हीलियम के इक्वल। तो कई जगह पे अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम भी बोला गया है, लेकिन हीलियम जो है वो न्यूट्रल होता है, बट यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और मास जो होता है वो हीलियम के इक्वल होता है। तो इसका यूज आगे एक्सप्लेनेशन में आएगा, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न में क्या इन्होंने बताया कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इन एटम इज इम्पटी। तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि इसके का मतलब ये है कि जो हमारा एटम है वो हॉलो है, ज़्यादातर उसका पार्ट जो है वो खाली है, जहाँ से कि अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं। सेकंड उनका क्या था, सिंस सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टू द सर्टेन एंगल्स, इट मीन्स दैट देयर इज पॉजिटिवली मास प्रेजेंट इन एटम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ जो किसी एंगल पर डेविएट हो रहे थे, तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि इसमें जो हमारा एटम है इसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। कैसे पता चला? क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जब वो एंटर किया होगा एटम में तो वहाँ पर जाकर के क्या हुआ होगा कि वो पॉजिटिव के पास गया होगा, तब तो उनके बीच रिपल्सन हुआ होगा, तब वो डिफ्लेक्ट हुआ होगा। क्योंकि अगर वहाँ निगेटिव चार्ज होता तो वहीं पे वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ से रिपल किया जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही प्रेजेंट है। थर्ड देखें तो सिंस ओनली सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन, द पॉजिटिवली चार्ज मास मस्ट बी ऑक्युपाइड वेरी स्मॉल स्पेस। तो जो कुछ ही पार्टिकल्स लार्ज डेविएशन शो कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि जो एकदम बिल्कुल टकरा करके वापस ही आ जा रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि जो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे से स्पेस को ऑक्युपाई करता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन हालो है, ठीक है, और छोटे से पोर्शन में ही वो प्रेजेंट है, जिसके कारण से ये टकरा करके लार्ज एंगल पे डिविएट हो रहे हैं।
लास्ट उन्होंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम मेटल फॉयल वर ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विथ पॉजिटिवली चार्ज मास इन एटम। और लास्ट में उन्होंने बताया कि जो बिल्कुल जा कर के बीचों बीच टकरा जा रहा है उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में जो एटम के बीच में है उससे जा कर के बिल्कुल बीचों बीच जब टकरा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो वहीं से क्या हो रहा है, ये बिल्कुल टकरा करके बाउंसिंग बैक यानी 180 डिग्री पर वापस आ जा रहा है। तो उनके मेनली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यही कंक्लूजन्स निकल करके आते हैं कि जो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हॉलो है एटम में, कुछ इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करते हैं, ठीक है, और वो कहीं सेंटर में प्रेजेंट हो सकते हैं जहाँ से कि ये टकरा करके बिल्कुल वापस आ जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने भी अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अपना एक मॉडल बताया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जिसे बोला जाता है, ठीक है। दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वेरी स्मॉल वैल्यूम, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट में ही न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो उन्होंने ही बताया कि वो पोर्शन जहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं उसी को उन्होंने बताया न्यूक्लियस, और बताया कि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट करता है और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द एटम प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने बताया कि दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वैल्यूम, ठीक है। तो इसमें एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत छोटा सा वैल्यूम कवर करता है। द न्यूक्लियस कंप्राइजेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रोटेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। ऐसा बताया इन्होंने अपने मॉडल में, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन्स विच आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, thus द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो एसिलेशन। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन कर रहे हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, और अगर वो कंटिन्यू रोटेट कर रहे हैं तो उनमें एसिलरेशन भी हो रहा होगा। एसिलरेशन हो रहा है तो उनकी स्पीड घटती बढ़ती होगी, फिर उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबल कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। According to electromagnetic theory of Maxwell, a charged particle undergoing oscillation should emit electromagnetic radiation. अगर पार्टिकल वहाँ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो एसिलरेट कर रहा होगा, एसिलरेट कर रहा होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है और एसिलरेट करता है तो वो इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दस एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट शुड इमिट रेडिएशन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी जो है वो रेडिएशन इमिट करता होगा, इमिट करना मतलब निकलता होगा उसे रेडिएशन। दस द ऑर्बिट शुड श्रिंक, जिसके कारण जब उससे रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकल जाएगी तो जो ऑर्बिट होगा वो सिकुड़ जाएगा। बट दिस डज नॉट हैपन, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। The model does not give any information about how electrons are distributed around nucleus and what are energies of these electrons. तो रदरफोर्ड का मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स किस मैनर में प्रेजेंट हैं ऑर्बिट्स में और उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है जिससे कि वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल्ड रहा पूरी तरीके से। हाँ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही, थॉमसन की कुछ बातें सही थी, फिर रदरफोर्ड की आगे, इसी तरह से और भी हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में जाकर के। जब हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
तो आइसोटोप्स की बात करें, आइसो टर्म जहाँ भी यूज हो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिमिलर की बात हो रहा है। आइसो या फिर होमो जहाँ पर भी यूज होता तुरंत सिमिलरिटी की बात आ जाती। तो आइसोटोप्स मतलब सिमिलर। These are the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। ये ऐसे एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिसमें कि एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट होता है, इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप। जैसे एग्जांपल देखिए 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिखे गए हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास सबका अलग अलग, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। जिस 1H1 का एक पर्टिकुलर नेम है प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूट्रियम, 1H3 का नाम है ट्राइटियम। गॉट इट। आइसोबार की बात करें, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जस्ट अपोजिट होता है ये आइसोटोप का, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए आर्गन और कैल्शियम का 18, आर्गन 40 है, मास दोनों का ही जो है वो 40 है और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, 18 और 20 है। सो दे आर कॉल्ड आइसोबार। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दीज आर दोज स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसी स्पीसीज होते हैं जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल लें, आप जानते हैं नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इसका मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोई एक ऐसा स्पीसीज, ये निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे वो कहलाएगा यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है यानी Na+ बना लेता है तो वो भी उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस समय आप कहेंगे कि नियॉन और सोडियम Na+ जो है वो दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह से फ्लोरीन भी ले लें तो फ्लोरीन के पास जनरली 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जब F- बना लेता है, फ्लोराइड आयन बना लेता है, तो उस समय उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस समय आप कहेंगे कि जो नियॉन, फ्लोराइड आयन और सोडियम आयन तीनों जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। गॉट इट। तो सेशन यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कॉन्सेप्ट्स, कई सारे मॉडल के बारे में जानेंगे, स्पेक्ट्रम, रेडिएशन वगैरह के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे बनाई गई हैं, और इसी पर फिर बोहर मॉडल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।